हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है एक्सीलरेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं रेलवे एग्जाम के लिए। 5 क्लास इस चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है। ये 6 नंबर की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 28 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। पिछली 5 क्लासों में मैंने आपको नेफ्रॉन की संरचना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है। इसके अलावा और भी इस एक्सीलरेटरी सिस्टम से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं पिछले 28 क्वेश्चनों में। तो जाकर देखिए, आपको सारे के सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में मिल जाएंगे। चलिए भैया, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए, एक्सीलरेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। ये रहा भैया आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 29। देखिए भैया, ये रहा 29 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हृदय से, आपके हार्ट से, आपके गुर्दे यानी कि किडनी, वृक्क के बारे में बात की जा रही है कि कौन हृदय से किडनी तक रक्त पहुंचाता है। आपके ऑप्शंस ये है। आपके ऑप्शन नंबर ए कहता है कि गुर्दे की नस, ऑप्शन नंबर बी है कोरोनरी धमनी, ऑप्शन नंबर सी है गुर्दे की धमनी, ऑप्शन नंबर डी कहता है गुर्दे का सिरा। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 22/2/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे की धमनी। देखो सिंपल सी बात है, ये है आपका हार्ट, ठीक है, ये क्या है आपका हार्ट, और इधर क्या है आपकी किडनी। इधर क्या है भैया आपकी किडनी, इधर हार्ट और इधर किडनी। अगर हृदय से कोई रक्त, अगर हृदय से कोई रक्त आपकी किडनी की तरफ जा रहा है, अगर हृदय से कोई रक्त आपकी किडनी की तरफ जा रहा है तो उसको ले जाने का काम कौन करता है? रीनल आर्टरी, जिसे गुर्दे की धमनी भी कहा जाता है, जिसे गुर्दे की धमनी भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया किडनी से आपके हृदय तक, भाई आपकी किडनी से आपके हृदय तक, आपकी किडनी से आपके हृदय तक, भाई आपकी किडनी से आपके हृदय तक ब्लड को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? भाई आपकी किडनी से आपके हृदय तक ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? रीनल वेन, यानी कि गुर्दे का सिरा। आज के बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो ये डायग्राम याद रखना है। छोटी सी बात है, अगर आपके हार्ट से आपकी किडनी तक ब्लड जाएगा तो किसकी सहायता से जाएगा? रीनल आर्टरी, गुर्दे की धमनी की सहायता से जाएगा। और अगर आपकी किडनी से आपके हृदय तक वापस ब्लड आ रहा है, अगर आपकी किडनी से आपके हृदय तक वापस ब्लड आ रहा है तो रीनल वेन की सहायता से आएगा, गुर्दे का जो सिरा होता है उसकी सहायता से आएगा। यहाँ पर ऑप्शन में आपको गुर्दे की धमनी भी दी गई है, गुर्दे का सिरा भी दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 22/2/2021 को पूछा गया है। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको बता दिया। अगर आपके हृदय से, अगर आपकी किडनी में ब्लड जा रहा है तो गुर्दे की धमनी यानी कि रीनल आर्टरी की सहायता से जाएगा। लेकिन अगर आपकी किडनी से आपके हृदय तक वापस ब्लड आ रहा है
तो रीनल वेन यानी कि गुर्दे के सिरा की सहायता से आएगा। ये कोरोनरी धमनी जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये याद रखना, हृदय से हृदय तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि हार्ट से आपके हार्ट तक, और वो भी प्योर ब्लड, और प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। तो प्योर ब्लड पहुंचाने का काम कौन करती है? तो भैया कोरोनरी आर्टरी करती है। कोरोनरी आर्टरी करती है, यानी कि कोरोनरी धमनी करती है। बोलो। और ये क्वेश्चन आपसे ये वाला जो करवाया है वो तो 22/2/2021 को पूछा गया है। ये नीचे वाला जो कोरोनरी धमनी वाला है वो रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया, एनटीपीसी में भी पूछा गया, एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया, और भी बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए ये चीज भी आपको याद रखनी है। जहां पर भी आपको कोरोनरी आर्टरी यानी कि कोरोनरी धमनी के बारे में पूछा जाए तो वहां पर आपको यह बताना है कि ये हृदय से हृदय तक प्योर ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। प्योर ब्लड शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला, अगर हृदय से किडनी की ओर ब्लड जा रहा है तो रीनल आर्टरी यानी कि गुर्दे की धमनी, और किडनी से अगर वापस हृदय की ओर ब्लड आ रहा है तो रीनल वेन यानी कि गुर्दे का सिरा। कोरोनरी आर्टरी हृदय से हृदय तक ब्लड पहुंचाने का काम करती है, और वो भी प्योर ब्लड। देखो, इस एक्सीलेटरी सिस्टम की अगर आपने पिछली 5 क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना। अलग से भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 1 फरवरी से मैंने रेलवे वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा था चैप्टर वाइज। और उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच, और इस बैच में 7-8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये शायद 8वां या 9वां नंबर का चैप्टर है एक्सीलेटरी सिस्टम। तो भैया अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है, सभी क्वेश्चनों को मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में समझाए हैं। तो उस बैच को ज्वाइन कर लेना। आपको प्लेलिस्ट में शुरू से लेकर के एंड तक की अब तक की जो क्लास है भैया वो रेगुलर मिल जाएगी, सीरीज वाइज मिल जाएगी। तो वहां से जाकर आप किसी भी चैप्टर की जो मैंने करवा रखे हैं उन चैप्टरों के प्लेलिस्ट, कहने का मतलब उन चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबीआई में, आरपीएफ में पूछे गए हैं, वो आसानी से कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। और अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो इस यूट्यूब चैनल पर मैंने बायोलॉजी के सभी चैप्टर के थ्योरी पढ़ा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट करिए, आपको सब चीज़ें मिल जाएगी भैया। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास पहुँच जाए। और एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है इसके अलावा, यह है कि मैं हर रोज सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बेहतरीन क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट करता हूं। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। जब भी आप आपके एग्जाम देने जाओगे एग्जाम हॉल में तो वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने की संभावना है। हर रोज 10,000 इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, तो आप भी दीजिए भैया, ताकि आपका भी फायदा मिल सके। ठीक है भैया, और मैं इस YouTube चैनल पर बहुत सारी छोटे छोटे टॉपिकों पर भी वीडियो डालता रहता हूँ, शॉर्ट वीडियो भी डालता रहता हूँ। आप जरूर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इस YouTube चैनल पर, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भैया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। चलिए, ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 दिल यानी कि हार्ट,
ऑप्शन नंबर बी है पित्ताशय गोल ब्लेडर, ऑप्शन नंबर सी है गुर्दे यानी कि आपकी किडनी, ऑप्शन नंबर डी है पलिया स्प्लेन। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 18/4/2016 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। बताइए कौन सा अंग है भैया, क्या आपका हार्ट है या गोल ब्लेडर है या गुर्दे हैं या फिर पलिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ध्यान से समझना, देखो आपका जो ब्लड होता है ना, ये ब्लड भैया दो प्रकार का होता है। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, तो ऐसे ब्लड को तो कहा जाता है भैया प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त। ध्यान से समझना मेरी बातों को। और एक ऐसा ब्लड होता है भैया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। ऐसे ब्लड को कहा जाता है भैया इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त। अब हमारे शरीर में दो प्रकार का ब्लड होता है, एक प्योर ब्लड होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। दूसरा इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। ये दो प्रकार के ब्लड होता है। आपने सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि हमारा जो ब्लड होता है वो दो प्रकार का होता है। पढ़ा है ना आपने बहुत अच्छे से। अब क्या होता है, ये गैसों की अवस्था में, गैसों की अवस्था के आधार पर ब्लड को दो भागों में बांटा गया है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। इम्प्योर ब्लड अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। तो अब आपके जो लंग्स है ना, आपके जो फेफड़े हैं, इनका काम क्या है, तो इनका काम है भैया ब्लड प्यूरिफिकेशन का, ब्लड प्यूरिफिकेशन का, यानी कि आपका रक्त का शुद्धिकरण का। लेकिन ये शुद्धिकरण किस अवस्था में हो रहा है, ये शुद्धिकरण भैया गैसों की अवस्था में हो रहा है। किसकी अवस्था में, गैसों की अवस्था में। आपके लंग्स क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई इम्प्योर ब्लड है, अब ये इम्प्योर ब्लड आपके लंग्स के पास आया। इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। तो ये लंग्स क्या करता है, इस ब्लड में से ये जो ब्लड आया है इम्प्योर ब्लड आपके, ये जो इम्प्योर ब्लड आया है आपके लंग्स के पास, इस ब्लड में से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर भगा देगा जिसकी ज़्यादा मात्रा है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो ये बाहर भगा देगा और अपने अंदर ये ऑक्सीजन गैस डाल लेगा। अब ये बताओ, अगर कोई इम्प्योर ब्लड है, अगर कोई अशुद्ध रक्त है, वो आपके फेफड़ों के पास है। अब इस फेफड़ों ने क्या किया है, ये ब्लड है, अब ये सब ब्लड है, ये सब ब्लड है जो आपके लंग्स के पास है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। तो इस लंग्स ने क्या किया, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर भगा दिया। देखो मैंने तीर का निशान नीचे की ओर कर रखा है, यानी कि ये ब्लड था, इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकाल दी और ऑक्सीजन को अंदर डाल ली भैया। तो अब ये ब्लड कैसा हो गया, अब ये सब ब्लड हो गया, ये प्योर ब्लड हो गया भैया। अब प्योर ब्लड कैसा था ये, अब ये कैसा ब्लड हो गया, ये सब ब्लड हो गया जिसमें ऑक्सीजन गैस की तो मात्रा ज्यादा हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो गई। क्यों हो गई ज्यादा, क्योंकि इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को तो इसने बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन को अंदर डाल लिया। इस वजह से ये इम्प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो गया। इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके फेफड़ों के पास ये अशुद्ध रक्त गया है सारा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, तो ये फेफड़ा क्या करता है, इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर भगा देता है। देखो तीर का निशान मैंने बाहर की ओर कर रखा है, और अपने अंदर ऑक्सीजन गैस डाल लेता है भैया। जिससे क्या होगा, वो ब्लड परिवर्तित होकर के उस ब्लड में ऑक्सीजन गैस की तो मात्रा ज्यादा हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो जाएगी। और मैंने आपसे कहा था कि ऐसा रक्त है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, तो वो ब्लड कहलाता है प्योर ब्लड। तो वो प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सारा प्रोसेस होता कहाँ है,
आपके फेफड़ों में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि किस तरीके से हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, कि भाई किस तरीके से हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई होती है एल्वियोली वायु कुपिका, उसमें तो यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान ही तो हुआ है। फेफड़ों ने क्या किया, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर भगा दिया और ऑक्सीजन को अंदर डाल लिया। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि किस तरीके से यहाँ पर इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में बदलता है, लेकिन कहानी कुछ और होती है, वो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको इतना समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि भैया गैसों की अवस्था में जो आपके लंग्स होते हैं वो भी रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, वो भी रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। कैसे करते हैं कि आपके इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर भगा देता है, ऑक्सीजन को अंदर डाल लेता है, ये प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब इम्प्योर ब्लड को आपके जो लंग्स होते हैं वो प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर देता है। अब लंग्स ने क्या किया, ये जो अशुद्ध रक्त था भैया, इस अशुद्ध रक्त को किस में बदल दिया, शुद्ध रक्त में बदल दिया भैया। अरे बदला नहीं बदला भाई, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदला नहीं बदला, बदल गया भैया। किसने बदला, लंग्स ने बदला। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भैया शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, तो भैया एक डाउट यहाँ पर भी जाता है कि भैया हमारा जो फेफड़ा होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं, वो गैसों की अवस्था में रक्त के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है, और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इंग्लिश में ब्लड प्यूरिफिकेशन। क्या बोला जाता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन बोला जाता है भैया, ब्लड प्यूरिफिकेशन बोला जाता है इस कॉन्सेप्ट को। क्या बोला जाता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन। इतनी बात क्लियर है। तो आपके जो लंग्स होते हैं, आपके जो फेफड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गैसों की अवस्था में भी भैया ब्लड का शुद्धिकरण करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिसे हम ब्लड प्यूरिफिकेशन कहते हैं। अब देखो ऑप्शन में यहाँ पर कहीं पर भी है क्या, लंग्स नहीं है, तो लंग्स नहीं होगा तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, उसके बारे में अब मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको, ब्लड प्यूरिफिकेशन की सारी प्रोसेस। ओके, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ो, अब ध्यान से समझना। अब बात करते हैं किडनी के बारे में, क्योंकि मैंने इसका राइट आंसर क्या बताया है, मैंने इसका राइट आंसर किडनी बताया है। तो देखो किडनी किस तरीके से ब्लड का शुद्धिकरण करती है वो देख लीजिए भैया। देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि आपका जो ब्लड होता है ना भैया, इस ब्लड में कुछ अच्छी चीजें होती है और कुछ खराब चीजें होती है। अब अच्छी चीजें क्या है, तो भाई ग्लूकोज है, भाई क्या है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, भाई अमीनो एसिड है, इसके अलावा विटामिन्स होते हैं, इसके अलावा वाटर होता है, इसके अलावा आयंस होते हैं, इसके अलावा मिनरल्स होते हैं भैया। ये सारी चीजें होती है। खराब चीजों में क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनाइन होता है और अमोनिया होता है। अगर ये खराब चीजें हमारे ब्लड के अंदर रहेगी, हमारे शरीर से बाहर नहीं निकली, तो ये खराब चीजें आपके शरीर के अंगों को डैमेज कर देगी और आपको बीमारी हो जाएगी और आप इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, यहाँ तक की प्रॉब्लम आ सकती है भैया। अगर ये खराब चीजें हैं वो अगर आपके शरीर से बाहर नहीं गई, तो इन्हें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ भी कहा जाता है, इन्हें हम अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं, इन्हें हम टॉक्सिक कंपाउंड भी कहते हैं हमारे शरीर के। तो ये यूरिन की सहायता से आपके शरीर से बाहर जाते हैं, इतना मैं आपको बता दूं। और यूरिन का निर्माण कौन करता है, आपकी किडनी करती है। ये अच्छी चीजें हैं, इन अच्छी चीजों का हम भैया एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, हमारे शरीर में सारी अच्छी चीजें हैं वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है कि नहीं है। अगर ये शरीर से बाहर निकल गई तो इन सभी चीज़ों की कमी हो जाएगी और हमारे शरीर में आपको बीमारी हो जाएगी। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको तो हम एब्जॉर्प्शन करते हैं और जो खराब चीज़ें हैं उन्हें हम शरीर से बाहर निकालते हैं। चलो ये बात हो गई। मैंने आपसे कहा कि ब्लड में कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ खराब चीज़ें होती है। अब भैया कुछ अच्छी चीज़ें होती है और कुछ खराब चीज़ें होती है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपके गेहूं में कुछ कंकर पड़े हुए हैं, कुछ मिट्टी पड़ी हुई है, यानी कि आपके गेहूं में कुछ, यानी कि आपकी जो एक बोरी है अनाज की, उसमें गेहूं है कि नहीं है, और गेहूं में कुछ मिट्टी के कण भी पड़े हुए हैं, कुछ मिट्टी पड़ी हुई है, कुछ कंकर भी पड़े हुए हैं, तो आप क्या करोगे, मैं आपसे पूछता हूँ।
अगर आपको वो गेहूं निकालने हैं तो आप भैया उस कट्टे की सफाई करोगे, है कि नहीं है, उस गेहूं की सफाई करोगे, उस गेहूं को छानोगे आप ताकि मिट्टी नीचे निकल जाए और गेहूं ऊपर रह जाए। अगर बड़े बड़े कंकड़ है तो उन्हें क्या करोगे आप, हाथ से उठा करके अलग कर दोगे या फिर कुछ ऐसी छलनी की सहायता से उन्हें भी आप अलग कर दोगे ताकि गेहूं सेपरेट हो जाए और कंकड़ और जो मिट्टी है वो अलग हो जाए। यही करोगे आप। तो भैया आपने क्या किया भाई, गेहूं को साफ करने के लिए गेहूं को आपने छाना, है कि नहीं है। तो वैसे ही ब्लड में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ खराब चीजें हैं। तो भैया इन सभी चीजों को अलग अलग करने के लिए, अच्छी चीजों को रखने के लिए और बुरी चीजों को भगाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड को छानते हैं। और ब्लड को छानने की जो प्रोसेस होती है उसे ब्लड फिल्ट्रेशन कहा जाता है। और ब्लड को छाना किस में जाता है, तो आपकी किडनी के द्वारा छाना जाता है। किडनी की जो कोशिका होती है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। और नेफ्रॉन की संरचना मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है कि उसमें हम ब्लड को छानते हैं। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, दोनों किडनियों में 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये 2 मिलियन नेफ्रॉन क्या करते हैं, ब्लड को छानने का काम करते हैं, जिसमें से ये जो अच्छी चीजें हैं इनको तो एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, और ये जो खराब चीजें, इन खराब चीजों का यूरिन का निर्माण करेगा नेफ्रॉन। किडनी, भाई किडनी जब ब्लड को छानेगा तो यूरिन का निर्माण होता है, तो उस यूरिन में ये यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब यूरिन शरीर से बाहर निकलता है तो किडनी का काम क्या है, ब्लड फिल्ट्रेशन का, यानी कि ब्लड को छानने का, क्योंकि आपके ब्लड में अच्छी चीजें हैं, ये खराब चीजें हैं, तो खराब चीजों को तो शरीर से बाहर निकालना है और यूरिन का निर्माण करना। तो इसलिए भैया ब्लड को यहाँ पर छाना जाता है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ऑप्शन में गुर्दे दिए गए हैं, है कि नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, तो कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, तो भैया आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गुर्दे। अगर यहाँ पर भी फेफड़ा भी ऑप्शन में होता तो फिर आपको ये कहता कि भैया गैसों की अवस्था में गैसों की अवस्था में खून का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, या तो आपसे ये कहता है या फिर इस ऑप्शन गुर्दे आपकी किडनी के बारे में बताता भैया। अपशिष्ट पदार्थों से संबंधित जो ब्लड का शुद्धिकरण है वो कौन करता, कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं भैया, क्योंकि वो एग्जामिनर पर निर्भर करता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। जो पूछना चाह रहा है या तो उस हिसाब से ऑप्शन दे देगा, अगर ऑप्शन नहीं दे रहा है तो वो क्वेश्चन जरूर दे देगा उस हिसाब से। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी किडनी भी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, ब्लड को छानने का काम करती है, खून को शुद्ध करने का काम करती है, और आपके जो लंग्स होते हैं वो भी खून को शुद्ध करने का काम करते हैं। याद रखना है, जो खून होता है, नहीं, जो आपके लंग्स होते हैं वो ब्लड को शुद्धिकरण गैसों की अवस्था में करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपके ब्लड में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ खराब चीजें हैं, तो यहाँ पर इन खराब चीजों को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर ब्लड का शुद्धिकरण होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसे हम ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड को छाना जाता है प्रनिस्पंदन प्रक्रिया के द्वारा या निस्पंदन प्रक्रिया के द्वारा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब दोनों चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे यानी कि किडनी हो जाएगी भैया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लंग्स तो ऑप्शन में है ही नहीं है कि भैया उसको भी हम देखें। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि नेफ्रॉन संबंध है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए श्वसन तंत्र से, ऑप्शन नंबर बी है उत्सर्जन तंत्र से, ऑप्शन नंबर सी है पाचन तंत्र से, ऑप्शन नंबर डी है कंकाल तंत्र से। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 14/12/2014। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भैया, हम एक्सीलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं भाई, एक्सीलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक बार ध्यान से समझना। वैसे मैंने आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन का टिक करके, यानी कि आंसर का ऑप्शन का टिक करके मैं यहां से चला जाता और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता, लेकिन समझना फिर भी जरूरी है, ध्यान से समझना। सिस्टम तंत्र का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह। एक्सीलेटरी का मतलब होता है एक्सीरेशन से, यानी कि उत्सर्जन से। ऐसे अंगों का समूह जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं, ऐसे अंगों के समूह को कहा जाता है एक्सीलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र।
अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया ये एक्सीरेशन है क्या, ये उत्सर्जन है क्या? तो देखो, हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, बहुत सारे जहरीले पदार्थों का निर्माण होता है, बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड का निर्माण होता है, जैसे कि यूरिया, उसके अलावा अमोनिया, क्रिएटिनिन, उसके अलावा यूरिक अम्ल। ये सभी अपशिष्ट पदार्थ है भैया, और ये तो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके शरीर में बनती है जब कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया होती है, ये भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है। आपका पसीना, जो पसीना निकलता है उसमें के साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो पसीना का निकलना भी जरूरी है। तो ये सभी अपशिष्ट पदार्थ है भाई, ये सभी अपशिष्ट पदार्थ, ये सभी जहरीले यौगिक है, इनका हमारे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। अब ये सारी चीजें आपके ब्लड में होती है भैया, इसलिए ब्लड को छाना जाता है किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। और किडनी छान करके यूरिन यानी कि मूत्र का निर्माण करती है, और इस मूत्र में ये सारी चीजें उपस्थित होती है भैया। आपके मूत्र में लगभग 95% पानी होता है, उसके अलावा ये 5% में सारी चीजें होती है भैया। और आप सभी को पता है यूरिन का हम एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिन को हम बाहर त्यागते हैं, यानी कि यूरिन को, मूत्र को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसके तहत ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है ये सभी बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे शरीर का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो कौन सा हो गया? वो हो गया भैया आपकी किडनी, क्योंकि हमारे शरीर के जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है वो ये सब है, इनको बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? इनको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? आपकी किडनी कर रही है, क्योंकि किडनी ने ही यूरिन का निर्माण किया है, मूत्र का निर्माण किया है। इतनी बात समझ में आ गई? अब भैया ब्लड को फिल्टर कर लिया, फिर ब्लड को फिल्टर किया आपकी किडनी ने, फिर यूरिन का निर्माण किया, यूरिन में ये सारी चीजें आपके शरीर से बाहर निकली। तो आपकी किडनी में जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है वो किडनी की कोशिका करती है, वो किडनी की सेल करती है, और किडनी की सेल का नाम है नेफ्रॉन। और आपसे इसी नेफ्रॉन के बारे में पूछा गया है कि भैया नेफ्रॉन संबंध है, किससे संबंधित है भैया आपका नेफ्रॉन? तो भैया उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं, किडनी की जो कोशिका होती है वो नेफ्रॉन है, और इस नेफ्रॉन की संरचना को मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। दूसरी या तीसरी क्लास जाके देखिए भैया, आप शायद दूसरी क्लास में ही मैंने आपको नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपको ग्लोमेरुलस फिल्टर, वोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, कलेक्टिंग डक्ट, ये सभी नेफ्रॉन की संरचना के भाग है भैया। इन सभी के बारे में मैंने आपको एक एक करके पढ़ाया, और नेफ्रॉन की संरचना से रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेईई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है इस चैप्टर की तो जाकर के देख ली, और बाकी के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो वो जाकर भी पढ़ लेना भैया, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। श्वसन तंत्र में हम फेफड़ों के बारे में पढ़ते हैं भैया। पाचन तंत्र में हम ऐसे अंगों के बारे में पढ़ते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, जैसे कि आपका मुंह है, अब मुंह में बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे कि जीभ के बारे में, दांतों के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, है कि नहीं है, पेट के बारे में, छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में। हम किस सिस्टम में पढ़ते हैं? पाचन तंत्र में पढ़ते हैं भैया। कंकाल तंत्र, जो कंकाल तंत्र में हम हड्डियों और मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। वैसे मस्कुलर सिस्टम में पढ़ा जाता है मांसपेशियों के बारे में, लेकिन कंकाल तंत्र में आप हड्डियों के बारे में पढ़ते हो। किसके बारे में? हड्डियों के बारे में, बोन्स के बारे में पढ़ते हो। तो इस बात का आपको पता होना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में 14/12/2014 को पूछा गया है। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया आपका। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चले। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन का, क्योंकि आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि कौन मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलता है?
आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 किडनी, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है पेंक्रियाज, ऑप्शन नंबर डी है लार्ज इंटेस्टाइन। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 30/4/2016 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताओ भैया। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा ना, बाल भी छोटे छोटे करा लिए और ये भी भैया छोटी छोटी हो गई, तो छोटा सा मुंह निकल के आ गया बच्चे जैसा। चलो कोई ना, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया ऑप्शन नंबर बी लीवर। अब ये तो आपने जरूर सुना होगा कि हमारा जो लीवर होता है भाई, हमारा जो लीवर होता है, इस लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। बोलो सुना है या नहीं सुना, बोलो सुना है या नहीं सुना। सुना जरूर होगा भैया, आपके लीवर में किसका निर्माण होता है? यूरिया का। और इतना भी सुना होगा आपने कि भैया यूरिया चक्र या फिर ऑर्निथिन चक्र, इस चक्र की सहायता से आपका जो लीवर है वो यूरिया का निर्माण करता है। ऑर्निथिन चक्र या फिर भैया आपका यूरिया चक्र। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑर्निथिन चक्र या फिर भैया ऑर्निथिन चक्र या फिर भैया यूरिया चक्र की सहायता से किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। किसमें? लीवर में भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए किस तरीके से लीवर का किस तरीके से यूरिया का निर्माण होता है आपके लीवर में, वो चीज देख लीजिए। देखिए आपका जो लीवर होता है ना, इस लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। कैसे होता है? तो स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो भैया जब प्रोटीन टूटती है, भैया आपके शरीर में जब प्रोटीन टूटती है तो प्रोटीन के टूटने की जो प्रक्रिया होती है उससे आपके यूरिया का निर्माण होता है आपके लीवर में। अब कैसे होता है? तो आप सभी को पता है प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। जब बहुत सारे एमिनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल जुड़ करके एक श्रृंखला बना लेते हैं, एक चैन बना लेते हैं, तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये जो अमीनो अम्ल है, ये जो अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल से एमिन समूह का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एमिन समूह का निर्माण होता है। और ये एमिन समूह किस में परिवर्तित हो जाते हैं? अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस तरीके से जो ये अमोनिया का निर्माण हुआ है, इसी प्रोसेस के तहत जो अमोनिया का निर्माण हुआ है, उस अमोनिया को आपका जो लीवर होता है वो भैया यूरिया में बदल देता है। तो कुछ इस तरीके से भैया आपके लीवर में अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये जो सारी प्रोसेस होती है इसे यूरिया चक्कर या ऑर्निथिन चक्कर कहा जाता है। और इसी प्रोसेस के तहत आपके लीवर से किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। और ये क्वेश्चन ना जाने आपसे कितनी एग्जाम में पूछा गया है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो अगर आज के बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या बताओगे? हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण आपके लीवर में होता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया हमारे शरीर में जो यूरिया का निर्माण आपके लीवर में हो रहा है वो किस चक्र की सहायता से हो रहा है, तो ऑप्शन में या तो यूरिया चक्कर होगा या फिर ऑर्निथिन चक्कर होगा भैया। या तो यूरिया चक्कर होगा या फिर ऑर्निथिन चक्कर होगा। क्या होगा भैया? या तो यूरिया चक्कर होगा या फिर ऑर्निथिन चक्कर होगा। क्या होगा? या तो यूरिया चक्कर या ऑर्निथिन चक्कर। किस तरीके से? जब आपके शरीर में प्रोटीन टूटती है भाई, जब आपके शरीर में प्रोटीनें टूटती है, तो प्रोटीन जब टूटती है तो आप सभी को पता है प्रोटीन होता है वो बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। एमिनो एसिड की जब एक श्रृंखला, एक चैन बनती है तब जाकर के यूरिया का निर्माण होता है, तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन ये अब ये जो अमीनो अम्ल है इनसे एमिन समूह निकलते हैं। ये एमिन समूह किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ये भैया अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रकार जो बनी हुई अमोनिया है उसी अमोनिया से ही यूरिया का निर्माण होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यहीं से ही पूछा गया, वो स्कोर करवा देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। चलिए भैया, ओके देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? आपके पैंक्रियाज में होता है, लीवर में होता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर किडनी में? ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 28/4/2016 को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लीवर। किस चक्कर की सहायता से? तो मेरे साथ बोलिए, यूरिया चक्कर या फिर ऑर्निथिन चक्कर की सहायता से होता है। किस तरीके से होता है? तो जब प्रोटीन टूटती है तो उस प्रोटीन के टूटने से यूरिया का निर्माण होता है। अगर आपसे स्वाभाविक रूप से पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई किस तरीके से यूरिया का निर्माण होता है आपके लीवर में, तो प्रोटीन के टूटने से यूरिया का निर्माण होता है, आप ये कह सकते हो। कैसे होता है? अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देना कि प्रोटीन जो होती है बहुत सारे एमिनो एसिड जब एक श्रृंखला, एक चैन बना लेते हैं, तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो एमिनो अम्लों ने जो सब श्रृंखला बनाई है, तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण हुआ है। ये एमिनो एसिड एमिन समूह में परिवर्तित तो नहीं होते, लेकिन इन एमिनो अम्लों से एमिन समूह निकलते हैं भैया। इन एमिनो अम्ल से एमिन समूह निकलते हैं, और जो ये एमिन समूह है ये भैया अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर इस अमोनिया, इस प्रकार जो बना हुआ जो अमोनिया है, इसी अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। हाँ, आपके लीवर में। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझाया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। हमने बहुत अच्छे से पिछले क्वेश्चन में समझा था भैया यूरिया के बारे में कि किस तरीके से यूरिया का निर्माण हमारे लीवर में होता है, किस चक्कर की सहायता से होता है, किस प्रक्रिया की सहायता से होता है, सारी चीजें हमने समझ ली थी भैया। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। चले, ओके देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि ऐसी कौन सी मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय, ऑप्शन नंबर बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर सी है मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर डी है किडनी। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 30/4/2016 को पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जब मैंने आपको एक्सीलेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर की शुरुआत की थी, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाना शुरुआत किए थे, उस टाइम पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था यूरिनरी ट्रैक का, यानी कि मूत्र किस रास्ते से बाहर जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था ना। उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है आपका भैया, जहां से आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 30/4/2016। देखो, मैंने आपको बताया था कि आपकी ये किडनी होती है, और ये किडनी क्या करती है? ब्लड फिल्ट्रेशन करती है भाई, ब्लड को छानने का काम करती है। ब्लड में अच्छी चीजें है, खराब चीजें है, तो खराब चीजों को छान करके अलग कर देती है। और किसका निर्माण करती है? यूरिन का, मूत्र का निर्माण करती है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया हमारे यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो आपकी किडनी में होता है। किडनी से भैया कुछ डक्ट इस तरीके से निकली हुई होती है जो मांस की होती है, मांसल नलिकाएं होती है, कहने का मतलब मांस की बनी हुई होती है। इन नलिकाओं को कहा जाता है यूरेटर डक्ट, मूत्रवाहिनी, जो क्या करती है? इस मूत्र को भैया एक यहाँ पर एक थैली जैसी एक संरचना होती है जिसे कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इसे हिंदी में कहा जाता है मूत्राशय। तो ये जो आपको इस मूत्राशय तक की थैलीनुमा जो संरचना है, इस मूत्राशय तक लेकर के आती है किसको? इस यूरिन को, इस मूत्र को। आपकी किडनी में यूरिन का निर्माण हुआ है, मूत्र का निर्माण हुआ है, फिर ये मांस की बनी हुई इन नलियों ने भैया इस यूरिन को कहाँ पे पहुंचाया है? ये यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय तक पहुंचाया है, इस जगह तक। यहाँ पर मूत्र कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है। वैसे लड़कों के बारे में बात की जाए तो लगभग 800 ml का स्टोरेज होता है यहाँ पर इस यूरिनरी ब्लैडर में, इस मूत्राशय में यूरिन का इकट्ठे होने का। और लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों में लगभग 500 ml का स्टोरेज होता है, लेकिन 150 से 200 ml अगर यूरिन इकट्ठा हो जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में तो आपको टॉयलेट जाना पड़ता है भैया। ठीक है,
और फिर मूत्र जिस रास्ते से बाहर निकलता है उस रास्ते को कहा जाता है यूरेथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को यानी कि यूरिन को आपके गुर्दे से यानी कि आपकी किडनी से आपके मूत्राशय यानी कि इस जगह तक यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करती है। तो भैया ये नली तो बताई थी मैंने, मांस की बनी हुई है और इसे कहा जाता है यूरेटर डक्ट, मूत्रवाहिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूत्रवाहिनी। ये क्वेश्चन आपसे RRB NTPC में 30/4/2016 को पूछा गया है। कब पूछा गया है मेरे भाई? 30/4/2016 को पूछा गया है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको फिर बताता हूँ, आपकी किडनी जो होती है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, ब्लड को छानने का काम करती है भैया। और ब्लड को छानेगी तो उस समय किसका निर्माण होता है? उस समय यूरिन का निर्माण होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 होता है कि नहीं? मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है दुर्बल अम्लीय। कैसी होती है? दुर्बल अम्लीय। इसका रंग हल्का पीला होता है यूरोक्रोम वर्ण के कारण। और ताजा मूत्र में जो स्मेल आती है वो अमोनिया के कारण आती है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका। इसके अलावा आपका जो यूरिन होता है उसमें 95% तो पानी होता है और 5% में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल, ये सभी। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर ले जाने के लिए ही यहाँ पर यूरिन का निर्माण हुआ है भैया। तो किडनी किसका निर्माण करती है? यूरिन का। अब ये यूरिन है, ये जो मूत्र है, ये भैया यूरेटर डक्ट की सहायता से, ये ऐसी यूरेटर डक्ट ऐसी मांस की नलियां है भैया जिनकी सहायता से आपका जो मूत्र है वो किडनी से कहाँ तक आता है। एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है। इस थैली को कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर, गर्भाशय मूत्राशय कहा जाता है। तो इस मूत्राशय में कुछ समय के लिए आपका मूत्र, आपका यूरिन इकट्ठा होता है और उसके बाद में यूरेथ्रा की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाता है भैया। तो आपसे ऐसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मांसल नलिकाएं होती है भैया हमारे शरीर में जो मूत्र को आपकी किडनी से मूत्राशय तक, यानी कि आपकी किडनी से, या आपकी किडनी है उसको इस किडनी से मूत्र को या आपका मूत्राशय है उस मूत्राशय तक लेकर जाने का काम करती है। तो कौन लेकर जाती है भैया? मूत्रवाहिनी, यूरेटर डक्ट लेकर के जाती है। इस जैसे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूत्रवाहिनी। बोलो, समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि किसका प्राथमिक कार्य आपके मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना है। अरे भैया, हमारे अपशिष्ट पदार्थ क्या है? यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, ये सब है भैया। अब ये सभी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में रहेंगे तो हमें बीमारी कर देंगे, हमारे शरीर के अंगों को डैमेज कर देंगे। इसलिए जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, इन सभी अपशिष्ट पदार्थों को भैया शरीर से बाहर निकाला जाता है। और ये सभी अपशिष्ट पदार्थ आपके ब्लड में होते हैं, आपके खून में होते हैं, इसलिए खून को छाना जाता है आपकी किडनी के द्वारा। और फिर किडनी क्या करती है भैया? फिर किडनी क्या करती है? यूरिन का निर्माण करती है। और इस यूरिन में आपके यूरिन का निर्माण करती है। और इस यूरिन में क्या होते हैं? ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और ये आपकी यूरिन की सहायता से ये अपशिष्ट पदार्थ मिल करके आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यही कह रहा है कि किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना है? तो भैया आपकी किडनी का। ठीक है, RRB NTPC में पूछा गया है 29/4/2016 को। आज हम क्वेश्चन नंबर 35 तक ही रखते हैं भैया। कल हम क्वेश्चन नंबर 36 से करेंगे और इसकी 2 क्लास और होगी, उसके बाद में भैया ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल तो नहीं हो पाएगा, परसों के दिन ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा भैया। कल नहीं, परसों के दिन ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उसके बाद में 2 दिन के बाद में कोई नए चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करवाए ना, मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दूंगा भैया। ठीक है, फिर उसके बाद में, हाँ, इसके बाद में भैया प्रजनन तंत्र वाले चैप्टर के, रिप्रोडक्शन सिस्टम वाले, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर के भी नहीं करवाए, तो उसके करवा देंगे। और फिर उसके बाद में भैया आपका जूलॉजी समाप्त हो जाएगा, फिर बॉटनी स्टार्ट कर देंगे। और भी कोई अगर आपका चैप्टर बचा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भैया, अगर कोई बचा हुआ है, कोई बचा हुआ है तो। और तो कोई छोटे मोटे चैप्टर बचे हुए होंगे जिनको हम करते रहेंगे यार बाद में।
पहले बड़े बड़े जो चैप्टर है जहाँ से सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चैप्टरों को कवर कर लेते हैं। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।